नमस्कार दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में स्वागत है आपका। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान से जिन्होंने सिर्फ 4 साल में अपने आईटी करियर को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। वो एक ऐसे शहर से आते हैं जो आईटी के लिहाज से तो बिल्कुल भी सही जगह नहीं है, क्योंकि वहाँ आईटी की इतनी डेवलपमेंट नहीं है और आईटी इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से जॉब ढूंढना वहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप समझ पा रहे होंगे जहाँ से हम ज़्यादातर लोग बिलोंग करते हैं, यूपी से, बिहार से, एमपी से। वो भी ऐसे ही एक छोटे से शहर से निकल कर के आए हैं, लेकिन उन्होंने इतने कम समय पर इतनी अच्छी ऊंचाइयां हासिल की हैं जो मुझे लगा कि शायद आप लोगों से शेयर करना ज़रूर बनता है। और उन्होंने सिर्फ आईटी में या टेक्नोलॉजी में ही अपनी ग्रोथ नहीं दिखाई है, बल्कि वो एक अच्छे लीडर और अच्छे टीम प्लेयर भी साबित हुए हैं। तो आइए आज आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसे ही एक इंसान से जिससे शायद हमें ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। स्वागत करते हैं पीयूष राय जी का। हाय अमितेश, हाय। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। पीयूष, थोड़ा आप अपने बचपन के बारे में बताएंगे, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई, कहाँ से आपने अपना बचपन निकाला और कैसे आप आज यहाँ तक आए? थोड़ा सा कुछ ब्रीफ में अगर। सो अमितेश, मेरा जो बचपन है, मैं एक्चुअली गोरखपुर के एक गांव से बिलोंग करता हूँ फ्रॉम बिगिनिंग। अच्छा, मेरे ग्रैंडफादर का हाउस वहाँ से है। अच्छा, जन्म आपका जन्म मेरा गोरखपुर में हुआ है एंड वहाँ पे मैंने पढ़ाई नहीं की है ज़्यादा, बट मैंने, आप मान सकते हो कि किंडरगार्टन वगैरह का मेरा वहीं पे ही पढ़ाई हुई। प्री स्कूलिंग वहीं पे हुआ है एंड दैट वाज नॉट वेरी अप टू द मार्क। एंड आफ्टर दैट मैं और मेरा जो फैमिली है, मेरे मम्मी पापा सब लोग लखनऊ की तरफ शिफ्ट होते हैं मेरे फादर की जॉब की वजह से। तो आप उन्होंने फिर मेरा एडमिशन कराया, ठीक है। एंड मैं कई वेरियस स्कूल में भी इधर उधर जंप किया हूँ ड्यू टू माई फादर प्रोफेशन। उनका ट्रांसफ़र होता रहता। क्या किस प्रोफेशन में आपके फादर? ही इज़ अ पुलिस, लाइक सर्विंग टू द नेशन। ही सर्विंग टू द नेशन, ठीक है। आई हैव अदरवाइज वेरी ह्यूज रिस्पेक्ट टू टू पुलिस, या फिर आप जो ट्रैफिक्स में हैं या इस तरह से जो बॉर्डर्स पे हैं। मॉडर्न्स। सो अब मेरे लिए भी काइंड ऑफ ऐसा ही है कि आई रियली रिस्पेक्ट हिज जॉब मोर देन मी, लाइक ऑब्वियसली इनकी जॉब में स्टेक होता है, हम लोग की जॉब में स्टेक नहीं होता। हम भी कहीं ना कहीं नेशन की डेवलपमेंट में तो कंट्रीब्यूट कर ही रहे, बिल्कुल अफरट डाकर। यस यस, लाइक आप सालों से शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था की। तो उन्होंने कानून व्यवस्था मतलब संभाल रखा है इसमें राइट नाउ। ही इज़ अ गुड पुलिसमैन। मतलब मेरे बिगनिंग से इंस्पिरेशन भी वही रहे, क्योंकि वो उनका भी कोई बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था हम लोग का पढ़ाई और उस सब चीज़ों में। मतलब मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, जिस जगह से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे पढ़ाई की प्रायोरिटी कम एंड खेती की ज़्यादा होती है। हाँ, वो आप भी बोल सकते हो, क्योंकि हम लोग खेती पे ज़्यादा फोकस करते थे बिफोर माय फादर जनरेशन। अच्छा। एंड उन्होंने अपने स्ट्रगल से बताए हैं कि जब भी उनको पढ़ने का मन करता था या फिर, तो पढ़ने से पहले वो अपना खेत का काम कंप्लीट करते थे, देन वो पढ़ते थे। आई थिंक वो हमारी जो पीछे जनरेशन की कहानी है ना, वो मोर और लेस सबकी एक जैसी है। हाँ, हमारे फादर भी बताते हैं कि हम साइकिल से स्कूल जाया करते थे, हाँ, पता नहीं कितने किलोमीटर जाके। कितने किलोमीटर, और लिटरली जी। इसके बारे में तो उन्होंने बहुत बार, आज तो हम लोग जब जाते हैं गांव वगैरह तो वो अपनी जर्नी वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। हर बार स्टार्ट करते हैं जब भी वो गाड़ी में रहते हैं कि हाँ, यहाँ से मैं पकड़ता था, पैदल आता था। एंड लिटरली वो 5 किलोमीटर, उस समय आपकी कोई गाड़ी वगैरह नहीं चलती थी। उस समय तो इनफैक्ट साइकिल होना बड़ी बात होती। हाँ, और इंस्पिरेशन ये था कि वो नदी भी उनको पार करनी पड़ती थी। एग्जैक्टली, ये सेम स्टोरी इज माय फादर एंड माय ग्रैंडफादर हैव। यही स्कूल जाने के लिए तो हमें नदियां पार करनी पड़ती एक्चुअली, थी। क्योंकि उस समय देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना बड़ा नहीं था। हाँ, हाँ, और गांव की व्यवस्था तो थी ही। हाँ, हम सब खेती पे ही डिपेंड करते थे। वो जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, हम फिर शहरों में, राइट। वेट तो उन्होंने फिर फोकस किया पढ़ाई पे। वो लाइक उन्होंने कहा खेती तो अच्छा है, आप कर ले जाओगे उसको, बट खेती में मतलब अननेचुरल चीज़ें होती हैं, समटाइम क्लाइमेट डिजास्टर आ गया, सो इट इज़ नॉट ए स्ट्रीम ऑफ इनकम यू कैन डिपेंड ऑन। सो उन्होंने पढ़ाई लिखाई अच्छे से की। ही वॉज टॉपर, ही वॉज माई इंस्पिरेशन। अपने पढ़ाई लिखाई में वो काफ़ी तेज थे। और आज भी उनके बारे में मुझे बातें सुनने को मिल जाती है अपने गाँव में कि अच्छा, आप उनके लड़के हो। जब भी मैं निकलता हूँ गाँव में, तो फिर उनके जो मित्रगण लोग हैं, आप गांव में से ही थे उन लोग, तो वो
लोग उनके बारे में कई सारी कहानियां बताना शुरू कर देते हैं. सो इट इज़ वेरी इंस्पिरेशन. मुझे लगता है कि यार जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स मैं ऐसे सोच रहा था कि अगर हमारे गार्जियन के बारे में हमें बहुत इंस्पिरेशनल बातें सीख रही है तो हमारी जीवन का जो एक ध्येय है, उद्देश्य है, वो 50% वहीं पूरा हो जाता है कि मुझे इनके जैसा बनना है. इनके जैसा बनना है. हाँ, ना प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं, लेकिन एक इंसान भी इनके जैसा बनना है. समझ बड़ी. अच्छी. और उनसे मैंने पेशेंस सीखा है बिकॉज ऑफिस जॉब उनको बहुत पेशेंस लाना पड़ता है. कई सारी चीज़ों को वो हैंडल करते हैं डे टू डे बेसिस पे, कई सारे लोगों को हैंडल करते हैं. सो फॉर दैट रीज़न हाँ, और मेरी उनसे बॉन्डिंग अच्छी है बहुत ज़्यादा. लाइक तो हम लोग आज भी मतलब रेगुलर कॉल वगैरह कर लेते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे उनसे कोई डिस्टेंस है. और बचपन से ही मैंने उनसे हर चीज़ें सीखी हैं. तो मतलब कानून से लेकर के एवरीथिंग हाउ लाइफ इज़ गोइंग टू बी हैंडल. तो उन्होंने मेरे दिमाग में डाला कि मेहनत तो करनी पड़ेगी तुमको आगे चल के. एक तो मेरा एक्चुअली ये भी रहता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं खर्च करना है. वी हैव सम हाई प्रोफाइल कॉलेज लाइक CMS इन लखनऊ. मुझे पैसा बहुत ज़्यादा लगता है उसमें. तो उसमें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस किया भी नहीं. अफोर्डेबिलिटी भी बोल सकते हो. और या फिर हम लोग का कुछ ऐसा था नहीं. मेरे पिता श्री का ऐसा कहना है कि पढ़ने वाला आदमी तो चाहे बगल में ढोलक भी बज रहा हो तो पढ़ लेगा. और आई वॉज नॉट डिपेंडेंट टू मच ऑन टीचर, आई वॉज डिपेंडेंट ऑन बुक. मैं किताबों पे ज़्यादा निर्भर किया हूँ अपने जीवन में. मैं कॉन्सेप्ट समझ लेता था अपने टीचरों से, लाइक जो भी वो लोग बताते थे. पर मुझे रिवीजन चाहिए होता था. तो मैं अपना घर आके रिवीजन वगैरह करता था. उस चीज़ को आजकल के युवा लोगों को बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ पढ़ना ही नहीं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एक बार जो टीचर तुमको बोल दे, पोस्ट दैट तुमको घर पे आके रिवाइज भी करना है. तो मेरे इसलिए मार्क्स अच्छे आते थे. मैं क्या करता था, क्लास में भी पढ़ता था एंड आके तुरंत रिवाइज करता था. मेरे अंदर ये था, मैं घर पे आया, साइकिल लगाया जो भी है, एंड तुरंत गया और जो भी मुझे पढ़ाया गया है 4 या 3 आवर्स में उसको पूरा कवर करके फिर खेलने निकल जाता था. सो आई वॉज ऑन स्पोर्ट्स साइड ऑल्सो. मैं 4-4 घंटा फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, पर मेरा जो फेवरेट स्पोर्ट है वो फुटबॉल है. एंड पोस्ट दैट फिर मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया. आई वॉज अपियरिंग फॉर JEE बट नॉट एबल टू क्रैक द JEE. देयर वर सम रीजंस ऑल्सो. एंड उसके बाद मैंने पढ़ाई वगैरह किया. वहाँ से प्लेसमेंट लेकर के आज जहाँ पे हूँ मैं, वो उस वजह से हो सोच रहे थे. आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि आप पढ़ने के बाद जो भी ट्यूशन से पढ़ के आते थे उसके बाद आप रिवाइज ज़रूर करते थे. कई बार मुझे लगता है जो आजकल के बच्चे हैं वो ये समझते हैं कि मेरा ट्यूशन होके मेरी जिम्मेदारी खत्म. आप कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं कि रिवीजन ज़रूरी है? क्या ये एक मतलब एक बोरिंग टास्क है? अगर है तो उसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है? देखिए, आप देखिए पढ़ाई देखिए डिपेंडेंट होती है लोगों पे. समहाउ मुझे पढ़ना बहुत पसंद है. मुझे आज तक पढ़ना आपका टेस्ट है? मेरा पढ़ना टेस्ट है. मतलब आई वॉज ऑब्सेस्ड फॉर लर्निंग. और मैं समराइज कर लेता हूँ. तो मेरी ग्राफिक मेमोरी तेज है इन सब मामलों तो कहीं ना कहीं ये गॉड गिफ्टेड है. मतलब इतनी चीज़ों को अगर रिकॉल कर लेता हूँ या रिटेन कर आते हैं. हाँ, जैसे मैं बताता हूँ अपने मेरे कुछ बहनें अभी हैं 11th-12th क्लास में. वो मुझे फ़ोन करके कॉन्सेप्ट्स वगैरह अगर पूछती हैं सो मुझे रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है उन सब चीज़ों पर. सो वो अपने आप ही मेमोरी किक इन कर लेता है अंदर से. पता नहीं मेरे साथ कई लोगों के साथ भी ऐसा नहीं है मेरी स्पेशल इनटू दिस थिंग, बट बहुत लोगों करते हैं. तो मेरे अंदर भी ये है कि मैं चीज़ें भूलता नहीं मुझे होगा. मेरे अंदर ये चीज़ है. तो रिवीजन इज़ वेरी नेसेसरी. अगर आपने रिवीजन नहीं किया सो वॉट एवर यू आर लर्निंग इन द क्लास इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वर्थ इट. आज तक जो मैं इक्वल टू डेल्टा MC² और वॉट एवर द फॉर्मूला आई हैव राइट इन माई माइंड वो रिवीजन की वजह से हुआ है. और अगर मैं यूथ को समझाऊँ सो अगर आप अपीयरिंग हैं 11th and 12th, this is the most crucial part of your life. मानो ना मानो ये सबसे इम्पोर्टेंट जगह होती है कि आपके इसके बाद आपकी जर्नी अच्छी हो जाएगी, इसके बाद जर्नी खराब रहेगी. वही बिल्कुल एकदम आपका डिटर्मिनिस्टिक जगह होती है जहाँ से आप डिसाइड करते हैं कि हम आपको किधर जाना. और एज ए मिडिल क्लास पर्सन है, मिडिल क्लास पर्सन ठीक है. और ये आपको फोकस करके रखना पड़ता है 11th and 12th में. हर चीज़ों को, सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है. नॉट फॉर द नंबर एंड ऑल. आपको फाउंडेशन नंबर आपके 70% भी आ गए. मैंने कई अपने दोस्तों को देखा उनके नंबर बहुत अच्छे नहीं है बट उनका जो कॉन्सेप्ट है दैट इज वेरी क्लियर. उनसे कन्वर्सेशन करने में भी आपको बहुत मजा आएगा. ये चीज़ एक बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात बताई कि आजकल का जो एक यूथ है ना, जो स्कूल्स में है, जो कॉलेजेस में है, वो बहुत ज़्यादा नंबर्स के फोकस्ड होते हैं. मतलब CBSE में है या ICSE बोर्ड, किसी भी स्टेट बोर्ड में है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि 70% लाना है, 80% लाना है.
तो या इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आपको अच्छा एडमिशन चाहिए या मेडिकल कॉलेज में या वट एवर जो आपका कंपटीशन जहाँ पे है वहाँ परसेंटेज तो मैटर करता ही है, तो इस चीज़ को तो डिनाई नहीं किया है यानी से। लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए आपके लिए परसेंटेज ज़्यादा ज़रूरी है या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है? जैसे अभी आपने बोला कि मेरे कई दोस्त हैं जो कॉन्सेप्ट में बहुत क्लियर है, वो ज़्यादा परसेंटेज पे फोकस नहीं करते। हाँ। ज़रूरत क्या है किस चीज़ की? ज़रूरत कॉन्सेप्ट की है, ये चीज़ आपको काम आएगी। देखिए अगर आपको उसके कॉन्सेप्ट में अच्छे हैं और आपको परसेंटेज अच्छा नहीं है हाँ। तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, तो उसे अच्छे परसेंटेज मेरे रहे, बट समहाउ ये मेरे लिए कभी भी टारगेट नहीं रहा है। मतलब मेरे लिए पर्सनली नंबर वगैरह कभी मैटर करते ही नहीं थे। अभी सिर्फ इसलिए पढ़ाई नहीं की कि मुझे नंबर चाहिए। एक्चुअली मैं अपने कुछ अगर बता सकता हूँ स्टोरी, प्लीज। सो 8-9 क्लास में मैं देखता था कि बच्चे एकदम स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरे क्लास के बच्चे। सर 5 नंबर्स दे दो और सर 3 नंबर इसमें बढ़ा दो, सर यहाँ एक काटा। आज तक रिकॉर्ड है, मैं अपनी कॉपी लेके गया ही टीचर के पास कि सर यहाँ नंबर क्यों काटा। अगर आपने 40 में से 4 नंबर मुझे दिए तो आई एम एक्सेप्टेड कि हाँ मैं इसके लिए ही था और अगली बार मैं इस चीज़ को इम्प्रूव करूंगा। खैर आज तक आए नहीं। अच्छा, कभी ऐसी जरूरत नहीं, कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी। और आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट मी, बट समहाउ जो टीचर कहते थे, जब मेरे पेरेंट्स पहुंचते थे पेरेंट टीचर मीटिंग में, तो उस समय जो टीचर्स होते थे दे आर लाइक कि इसके लिए तो कुछ कहना ही नहीं आपको। अच्छा, ये है स्ट्रॉन्ग, ही इज गुड इन स्पोर्ट्स, ही इज गुड इन कन्वर्सेशन, ही इज गुड इन लीडरशिप एंड ही इज गुड इन स्टडीज ऑल्सो। सो समहाउ ये सब चीजें मैनेज कर ली मैंने। मैं क्लास में सबसे नोटोरियस किड भी रहा। अच्छा, बस दैट्स वेरी मतलब मैं टीचरों के नाम पे दम भी कर देता था। अब जैसे पोस्ट रिसेस जब खत्म होती थी या लंच खत्म होता था, किसी का पढ़ने का मन नहीं करता था तो मैं आगे बैठ जाता था और टीचर को ऐसे कन्वर्सेशन में घुमाता था कि पूरा जो पीरियड निकल जाता था एंड पूरी क्लास मुझे बोलती थी कि थैंक यू फॉर हेल्प। बट वो मुझे लगता है वो आपकी क्यूरियस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी करते होंगे, नॉट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। जैसे मैं लोगों को जानना चाहता हूँ, जैसे अगर वो यहाँ तक आदमी या बंदा पहुंचा है तो आई वांट टू नो हिम कि यहाँ तक वो पहुंचा क्यों है। और टीचरों को मजा बहुत आता है तो इन सब चीजों में बढ़ाने में। अच्छे टीचर आप देखेंगे तो वो इस तरह के कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। और बच्चे क्या करते हैं ना कि बस अटेंडेंस लग गई और उसके बाद आज के तो जनरेशन का मुझे पता नहीं है, पर हाँ अटेंडेंस लग गई एंड ऑल, एंड वो लोग ना टीचर से कोई कन्वर्सेशन करेंगे, ना अपने ही इनको कोई बात बताएंगे, ना उनसे कोई बात को एब्जॉर्ब करेंगे और चुपचाप बैठे रहेंगे और पढ़ेंगे लिखेंगे। या फिर पढ़ने वाले भी जो बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं आई वॉज नॉट वेरी पढ़ाई वाला अच्छा, मतलब आप खेलते कूदते भी थे, पढ़ते भी थे। हाँ, एंड अच्छी बात ये थी कि नोटोरियस तो था मैं, बट नंबर ला लेता था। एक चीज मैंने एक जनरल फिनोमेना देखा है कि जो बच्चे ज्यादा नटखट होते हैं या ज्यादा चंचल होते हैं वो जिंदगी में आगे अच्छा कर जाते हैं। नॉट सब लिमिटेड टू पढ़ाई, बट चूंकि उनका एक चौतरफा विकास जो आप कह सकते हैं कि हर तरफ से विकास होता है, चाहे वो प्रेजेंटेबल कैसे होना है, ज़्यादा सोशल कैसे होना है, पढ़ाई में भी अच्छा कैसे होना है, वो अक्सर ज़िंदगी में देखें आप अक्सर आगे ही पढ़ते हैं। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने मुझे बताई कि खेल कूद तो आप करते ही थे पढ़ाई के साथ, उसके साथ आप कुछ बच्चों को फ्री में पढ़ाया भी करते थे। हाँ। इसमें मेरे 2 क्वेश्चन हैं। पहला तो ये कि इसके पीछे आपकी फिलॉसफी क्या है, क्यों पढ़ाते थे? मतलब क्या कुछ अपने रिवीजन के लिए पढ़ाते थे या आपको कुछ सोशल कॉज लगता था? दूसरा कि आपको इतना समय कैसे मिल जाता था कि पढ़ना भी है और मजे भी करने हैं, दूसरों को भी हेल्प करनी है, क्या कैसे करते थे ये सब? ये मैनेज हो जाता है अगर जब आपको पढ़ना या पढ़ाना अच्छा लगने लग जाए तो ये मैनेज हो जाता है। मतलब ये आपने पैसे के लिए कभी नहीं किया? पैसे के लिए तो हाँ, आप जैसे आंटी आ रही हैं उनके बच्चे आ रहे हो तो उनसे पैसे थोड़े लेंगे। तो बेसिकली आइडिया ये है कि आप पढ़ने को और पढ़ाने को एंजॉय करते थे तो आपका समय भी निकल जाता था। समय। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सबसे बड़ी कंडीशनिंग जो चाहिए होती है वो ये है कि आप जो भी कर रहे हैं उसको एंजॉय करें। जैसे पीयूष के केस में हम समझ सकते हैं कि उनको पढ़ना या पढ़ाना ही अच्छा लगता है, तो बेसिकली आप देखेंगे आपको समय का पता ही नहीं चलता। आप जैसे खेलने के लिए बाहर निकलते हैं उसी तरह से पढ़ना भी एक आपका एंटरटेनमेंट ही हो जाता है, क्यों? है ना? राइट। तो इसी तरह से ना आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील होगा, ना आपको ऐसा लगेगा कि आपने टाइम वेस्ट कर दिया, वो आप इंजॉय ही करेंगे। इनफैक्ट आप रिवाइव हो जाते हैं और ज़्यादा। पीयूष, आपने बताया कि आप फुटबॉल भी खेलते थे जब अपने कॉलेज टाइम में थे या शायद स्कूल टाइम में थे? स्कूल टाइम में मैंने मोस्टली खेला है उसको। एकेडमिक्स में भी खेला हुआ है आपने? हाँ, उसमें भी खेला हुआ है। सो इन लखनऊ में कॉलेज से टीम जाती थी तो उस टीम में मैं प्लेयर था इन द बिगनिंग एंड पोस्ट 11th एंड आई वाज वाइस कैप्टन एट सम टाइम एंड देन आई वाज प्रमोटेड टू कैप्टन एट सेंटर। आप बता रहे थे कि आपने जैसे फुटबॉल में
टीम में आपने कैप्टनसी का रोल निभाया, आप वाइस कैप्टन भी रहे, उसका कंट्रीब्यूशन या उसका जो आपने वो रोल वहाँ प्ले किया, उसका कुछ इम्पैक्ट आप अपने कॉर्पोरेट्स में भी देखते हैं कि आपने जो खेला वहाँ से जो लीडरशिप स्किल्स आपने सीखी उसका यहाँ भी यूज़ है या कोई यूज़ नहीं है? यूज़ तो बहुत है। यूज़ है। हाँ, अच्छा। बहुत ज़्यादा यूज़ है। अगर मैं वहाँ प्रैक्टिस नहीं करता तो अगर लीडरशिप में होता है ना कि इफ़ यू हैव टू बिकम ए लीडर यू हैव टू बी विजिबल। आप छुपे नहीं रह सकते हो भीड़ के अंदर, और मेरे अंदर ये कभी से नहीं था, मैं छुपा नहीं रह सकता हूँ भीड़ के अंदर। समहाउ इफ़ आई एम सिटिंग इन एनी क्लास तो पूरी क्लास तो पता रहना चाहिए कि ये कोई है। तो ये जो प्यूट आपने बताया कि आप जैसे फुटबॉल में भी आपने एक लीडरशिप अपने कैप्टन वाला रोल निभाया, फिर उसका भी कहीं आपको इम्प्रिंट अपने काम में भी दिखता है, आप किसी भी काम की ओनरशिप लेने से नहीं डरते। तो ये जो खेल कूद का आज के बच्चों में कितना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आजकल मैं एक बड़ी आयरनी देखता हूँ कि ज़्यादातर लोग वीडियो गेम्स में या इन सब चीज़ों में लगे रहते हैं और वो कहते हैं कि भाई ठीक है हमने पढ़ाई कर ली, उसके बाद ये हम एंटरटेनमेंट के लिए ये करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कई बार इग्नोर कर देते हैं। कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी? इम्पोर्टेंस तो इसकी 100x है। मतलब मैं अपनी उससे बताऊं, क्योंकि देखिए अगर आप पढ़ते ही रहोगे दिन भर तो यू विल बी बर्नड आउट। मतलब आपको लगेगा कि फिर और क्या करें। उसके बाद आप फिर चले गए वीडियो गेम वगैरह में, तो वो भी आपके अंदर एक एग्रेशन इशू क्रिएट करता है। आप हारते हो जीतते हो तो आपकी जो जीवन है इसी में ही बीत जाता है कि पढ़े एंड गेम खेले, पढ़े एंड गेम खेले। आप आउटर वर्ल्ड को फेस ही नहीं कर रहे या किसी से सोशल कन्वर्सेशन करनी है, एक इंटेलेक्ट लेवल का डिस्कशन करना है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को एक कहीं पिछड़ा हुआ या कहीं फियर सा कि क्योंकि क्या है ना कि वो लोग घर में रह गए पूर्ण रूप से। अब मेरे माताश्री पिताश्री मुझे बहुत आज़ादी दी है आज तक। मतलब आज़ादी में मुझे कोई कमी नहीं है, लिटरली मैं बता रही हूँ। नहीं, ये बात भी है कि फिर आपने भी अपनी आज़ादी का बहुत वही सही उपयोग किया। मतलब आज़ादी में से इसकी कुछ भी करो, तुमको दिमाग में रहना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो राइट नाउ। तो उन्होंने बिगनिंग से ही हम लोग को फील्ड पे छोड़ा। मतलब होता है कि वो गंदे बच्चे अच्छे बच्चे ऐसा कुछ समझाया नहीं, उन्होंने बोला तुम फिल्टर आउट करो, तुम्हारे लिए कौन गंदा है ये कौन अच्छा है। बहुत बढ़िया सीख है कि अगर आप कितना फिल्टर आउट कर भी नहीं सकते, कितना करेंगे? आप कॉलेज जाएंगे, आप अपनी कॉलोनीज में खेलेंगे या स्पोर्ट्स में कहीं आगे बढ़ेंगे या कौन से आपके सर्कल मिलता है, माँ बाप हर जगह साथ नहीं रहते। ज़रूरी ये हो जाता है कि आपके घर की शिक्षा कैसी है। मेरा मानना ये है कि माँ बाप को भी इतना पॉजिटिव होना नहीं चाहिए। आपके अगर लड़के या लड़की जो भी है उनको छोड़ो, समाज में छोड़ो, उनको संस्कार अच्छे देंगे, उनको संस्कार अपने आप ही वो रास्ता निकाल। जैसे मेरे माँ बाप को बिलीव है कि ये ऐसा कर ही नहीं सकता, और जो कि मैं सही में नहीं कर सकता। उन्होंने जैसा मुझे ढाला है, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट कि हाँ ये संस्कार हमने दिए हैं, तो लड़का बहकेगा नहीं, इधर उधर नहीं जाएगा। मुझे एक चीज़ बड़ी आपकी अच्छी लगी आपसे बात के कन्वर्सेशन में अभी भी, और हमारी पहले भी कभी थोड़ी बात हुई है, उसमें आप जितना क्रेडिट अपने आप को देते हैं अपने सक्सेस के लिए, उसमें आप उतना ही क्रेडिट अपने माँ बाप को भी देते हैं। मैं तो अपने से ज़्यादा देता हूँ। मतलब मैं अपने पे बताता हूँ कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू देम। मतलब उनके बिना तो मतलब सोच ही नहीं सकता नहीं कि आप भी कहाँ कैसे बढ़ेगा या फिर कैसे। तो वही है, मतलब कंडीशनिंग जो उन्होंने दी है, आज मैं जहाँ हूँ सिर्फ उनकी वजह से। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, जस्ट अभी आपसे बात करते हुए है कि आजकल मैं ये देखता हूँ, जस्ट मैं एक परिवेश बता रहा हूँ, मेरा कोई कमेंट नहीं है या मेरा उस पर कोई व्यू नहीं है। आजकल पेरेंट्स में और बच्चों में एक बड़ा फ्रेंडली रिलेशन हो गया जो शायद हमारे टाइम में नहीं था। जैसे मैं याद कर पाता हूँ अपने पिताजी को, तो हम हमेशा डर के रहते थे। मतलब हमें कुछ सही बात भी पूछनी है, कुछ कहना है तो मतलब ठीक से बोल नहीं पाते थे, तो बड़े सहमे हुए से जाते थे। फिर जैसे जैसे हम बड़े हुए तो उन्होंने भी फिर हमें एक फ्रेंडली अडॉप्ट करना शुरू किया। लेकिन जो हमारा बचपन था वो बड़ा रिस्ट्रिक्टेड था, मतलब कन्वर्सेशन बहुत लिमिटेड था। आजकल जो है हम बहुत फ्रेंडली हो गए हैं, दोस्त ज़्यादा मानने लग गए हैं। आपने किस तरह का रिलेशन एंजॉय किया और आप किसको सही, या आपका क्या व्यू है, ज़्यादा फ्रेंडशिप को सही मानते हैं या एक दायरा बना रहता है उसको सही मानते हैं? नहीं, दायरा नहीं बदल देना चाहिए। मेरी कंडीशनिंग ऐसी रही नहीं है। अच्छा। मैं अपने मतलब माँ बाप से कुछ नहीं छुपाता हूँ लिटरली। जैसे मैं अपने क्लास में ही बचपन में बच्चों को देखता था, अगर वो फेल हो गए एंड दे आर हाइडिंग फ्रॉम छुपाना नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक शायद हमारे उस समय टाइम तक एक अच्छा धर्म का और एक थोड़ा रिस्पेक्ट सा एक पर्दा रहता था कि ऊंची आवाज में या खिलखिलाते हुए ज्यादा बात नहीं कर सकते, थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड और थोड़ा तरीके से वो चीज। तो देखिए इसमें तो भाई बच्चे कुछ नहीं कर सकते, इसमें पेरेंट्स ही कुछ पेरेंट्स का दादा है। होता है ना कि आपको जो आइस ब्रेकर है यहाँ पे पेरेंट्स हैं। तो मेरे पेरेंट्स थे आइस ब्रेकर जिगनिंग से ही।
तो उनके सामने हम लोग हंसते थे, मजाक करते थे, खेलते कूदते भी थे, वही खिलाने कुलाने के लिए वही लोग ही मोटिवेट करते थे। तो दे आर द फ्रेंड्स फ्रॉम द बिगिनिंग। मतलब हम लोगों ने जो कंडीशनिंग की है बहुत आज भी है। भी नहीं की अब मतलब आप पुलिस में, जैसा मैंने बताया कि पुलिस के जो लोग होते हैं दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, बट नॉट माय फादर वाज नॉट। अच्छा उनके लिए मतलब ही वाज स्ट्रिक्ट कि मतलब हाँ तुम इतने दिन मतलब 7 बजे तक बेटा घर आ जाना, शाम होते होते, पर 7 बजे तक, एंड हम लोग लीव 3 बजे कर रहे हैं, तो 4 घंटे उन्होंने हम लोग को अपना पर्सनल स्पेस दिया है कि जाओ। पर हाँ उन्होंने ये बताया है कि जो भी कदम तुम उठाओ गलत सही, मतलब अपने दिमाग से ही उठाने। मतलब आपको एक वैलिड स्पेस दिया जो बच्चों के साथ होना चाहिए, जो किसी भी एक इंडिविजुअल को होना चाहिए, और उसके बाद आपको फ्रीडम के बाद आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी सेंस कराया है कि भाई आपकी सीमा दे आर द फ्रेंड फ्रॉम द बिगनिंग। मतलब अभी जब भी स्कूल से आता था, पापा या मम्मी बैठे हैं तो पूछते थे क्या हुआ स्कूल में। आजकल के जो पेरेंट्स हैं इनमें ये मिसिंग है बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन में वो आइस ब्रेकर करते ही नहीं है। बच्चे स्कूल से आ गए, ये अपना ऑफिस से आ गया, मम्मी भी ऑफिस से आ गई, एंड दे आर बिजी एंड देयर स्टफ, एंड बच्चे बिजी इन देयर स्टफ। तो ऐसे कंडीशनिंग सही हो नहीं पाती है। मेरे यहाँ ये अच्छा था बिगिनिंग से कि दे वर द आइस ब्रेकर। तुम जबकि आपके केस में तो मुझे लगता है कि आपके फादर बड़े स्ट्रेसफुल जॉब में रहे, हाँ। उसके बाद भी वो समय निकाल लेते थे। वो पूछ लेते थे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है स्कूल में, या फिर कौन दोस्त है कौन नहीं दोस्त है। ही वॉज इन्वॉल्व इन माई लाइफ। अच्छा, उनको पता था आपके दोस्तों के बारे में? दोस्तों में सबके, मेरे जितने भी मित्र अभी तक हैं मुझे सबको पता है। मतलब तो आई थिंक ये प्रायोरिटी पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि एक पिता की तरह आपकी प्रायोरिटीज़ आपने क्या चूज़ की हैं, और अपने बच्चों को समय देना, उनसे बात करना भी आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में है। आई थिंक आजकल के माता पिता में कहीं ना कहीं, मैं नॉट एवरीबडी मैं कह रहा हूँ, बट मोस्ट ऑफ द केसेस हम देखते हैं कि ये प्रायोरिटी लिस्ट में होता भी नहीं। बच्चे आए अपना नीचे चले गए खेलने, अपने फ़ोन में लगे हो या वीडियो गेम में, उनका अपना फ़ोन। और फ़ोन से एक चीज़ मैं बोलूँगा कि हम लोग को फ़ोन उतना दिया नहीं गया था, एंड इट वाज वेरी गुड एरा कि जब तक आपके हाथ में आपका पर्सनल फ़ोन नहीं है ना, तब तक आप बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हो। अभी इससे पहले वाली मेरे एक पॉडकास्ट में मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि पहले जो था कि पहले सुबह से शाम हुआ करती थी, अब सुबह से रात हो जाती है। ये मैं बोलूँगा। आजकल के बच्चों की शाम नहीं होती है। हम शाम को निकलते थे तो इसके घर से आवाज़ लगाया नीचे आ जाओ, उसके घर से आवाज़ लगाया, और फिर मैदान में निकल गए खेलने। मेरे तो घर पे लोग परेशान हो जाते थे। जैसे ही 3 बजता था और मेरे घर पे मेरे सारे दोस्त लोग इकट्ठा होना शुरू, साइकिल से ले आते थे सब, और तेज से नाम मतलब आवाज बोली पीयूष पीयूष, और सब गैदर हो जाते थे। 11-12 लड़के एक साथ गैदर, मुझे मेरे भाई को बुला रहे हैं। रिचुअल ये रिचुअल नहीं, ये तो नेसेसिटी थी हमारी। और जो वीकेंड्स आते थे, आई मीन संडे ही आता था, सैटरडे तो स्कूल रहता था, तो वीकेंड्स में भी हम लोग बहुत ज्यादा सुबह से ही निकल जाते थे खेलने। मतलब मेरे घर में ऐसा नहीं था कि तुम पढ़ो 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 पढ़ो, ये सब कुछ नहीं था। मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं था पढ़ने का। हाँ ये है कि बहुत ख़राब भी परफॉर्म करो उस जगह पे, और ये इंटरनली खुद को भी होना चाहिए कि आप कैसा कर रहे हो परफॉर्म, अपने हक की रिवैल्यूएशन करनी चाहिए। ठीक है, अब आपकी थोड़ी पर्सनल लाइफ से हम आपके कॉलेज की तरफ आते हैं। तो आपका कॉलेज कैसा रहा एक्सपीरियंस, और आपका आईटी चूज़ करने के पीछे क्या मोटिव था? ये किसी आपके मेंटर ने बताया, या आपने खुद सोच रखा था, या आपने कैसे चूज़ किया? 2010 या 11 में सैमसंग गैलेक्सी लॉन्च हुआ था, एंड वो पिताजी मेरे लेके आए थे, एंड मोहल्ले में वो पहला स्मार्टफोन था। तो फ्रॉम दैट मैं स्मार्टफोन पकड़ा, तो मुझे लगा कि दिस इज़ द फ्यूचर। जब मुझे इंटरनेट का एक्सेस वगैरह मिला, और जब मैं देखना शुरू किया अच्छा ऐसे ऐप्स डाउनलोड होते हैं और इतना इंगेजिंग होते हैं, ऑल दैट, सो दिस इज़ द फ्यूचर। सो वहाँ से मैंने सोचा कि इसी फील्ड में अगर कुछ करें। और पेपर वगैरह आता था हम लोग के यहाँ, तो उसमें मतलब बताते थे लोग कि ये इन्वेंशंस हो रही है, ये वेबसाइट्स खुल रही है। 2011-12 के बाद बूम भी आया था भारत में, जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ था यहाँ पे। लिटरली बोला जाए तो इंटरनेट अब स्टार्ट हुआ था 2010-11 में। तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन कई सारा मिला। जो ऐप्स जो भी गेम, ये वो मैंने भी गेम वर्ल्ड कप उनका खेले, एंग्री बर्ड चला था उस समय बहुत ज़्यादा, तो वो खेले। एक टेम्पल रन था शायद, अभी भी चलता है ना? हाँ अभी भी चलता है। तो हाँ वहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि मुझे टेक्नोलॉजी की तरफ आप टेक्नोलॉजी वहाँ से शुरू। और कंप्यूटर जब आपको मिल जाता है और कंप्यूटर क्लासेस होती है, तो मेरा ड्रॉन नहीं था पहले से ही, बिगनिंग से ही, बचपन से। तो ये आपने आउट ऑफ इंटरेस्ट चूज किया? ये इंटरेस्ट ही चूज किया है, एंड पोस्ट डेक मुझे पता चला अच्छा इसका इतना बूम है इस करियर का, तो मैंने कहा सोने पे सुहागा, क्यों ना परस्यू करें इस चीज़ को। कॉलेज के टाइम में आपने सिर्फ कॉलेज में फोकस किया पढ़ाई पर, या कुछ और भी एक्टिविटीज़ करते थे? तो कुछ थोड़ा कॉलेज के बारे में बताएं। So college was normal. I was a normal there.
सो बहुत ज़्यादा पढ़ाई के मैंने नहीं फोकस किया वहाँ पे। अच्छा। अब इवन दो नंबर आए थे ठीक ठाक, कोई 80 और 75% ऐसे करके आ जाते थे, बट आई वॉज नॉट टू फोकस ऑन द नंबर एंड थिंग्स। मुझे लगा था कि एक्स्ट्रा करिकुलर पे ध्यान दे, कि अगर आपसे कोई इंटरव्यू ले रहा हो और आपसे पूछे कि आपने लाइफ में क्या किया है या फिर कॉलेज लाइफ में भी क्या किया है, सो आप ऐसे चुप मत बैठ जाओ। क्या किया आपने करिकुलर? तो कॉलेज लाइफ में मैंने बहुत सारी चीज़ें की है, एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत ज़्यादा किया है उसमें। फर्स्ट ईयर से लेकर के सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, आई हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स। आई हैव क्रिएटेड वन क्लब। और अलग डिटेल में अगर हम डिटेल में अगर हम टेक्नोलॉजी हम लोग चाहें तो मशीन लर्निंग एंड एआई का बूम था। सो मेरा फोकस जो था पाइथन लैंग्वेज पे ज़्यादा था इन कॉलेज, सी एंड पाइथन। एज आई वाज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, तो आपको कोडिंग करनी होती है और आपको फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में सेलेक्ट करना होता है कि किस लैंग्वेज को पकड़ के आप आगे निकलोगे, ठीक है। तो मैंने ये 3 लैंग्वेज पकड़ी थी, सी, जावा एंड पाइथन। सो पाइथन वॉज मोर फोकस्ड एंड बिकॉज एआई एंड मशीन लर्निंग का बहुत अच्छा एरा था, तो उसमें मेरा फोकस था का मशीन तो लर्निंग। ये मशीन लर्निंग में क्या फोकस करते हैं आप? मतलब लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस करते हैं, एल्गोस ज़्यादा फोकस करते हैं, या कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं? क्या उसमें क्या फोकस करते थे? मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहना था मैथ पे। अच्छा, मैथ्स पे। वंडरफुल। मैथ्स आपको एआई और मशीन लर्निंग के लिए बिल्कुल फंडामेंटल चीज़ है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जी। मतलब नहीं कर सकते। तो अगर आप लैंग्वेज के पीछे बहुत ज़्यादा भाग गए तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये मैं अपने 16 साल के एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ आईटी में। लैंग्वेज आप 2 हफ्ते में सीख सकते हैं। मास्टरिंग होने के लिए तो आपको जीवन लग जाएगा किसी भी एक लैंग्वेज को समझने के लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, फिर आप खेलते कूदते इस लैंग्वेज से उस लैंग्वेज, उस लैंग्वेज से इस लैंग्वेज हाँ, जा बिल्कुल सकते हैं। करें। इट्स नॉट दैट टफ। तो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से एआई और मशीन लर्निंग के लिए एडवांस मैथ्स, अलजेब्रा, कैलकुलस, ये सब आपके फंडामेंटल्स हैं। इनके बिना आप बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। करेक्ट, एकदम ये इट इज़ वेरी करेक्ट। जैसे देखिए जो मशीन लर्निंग है जी। इट इज़ ए यू कैन से सुपर सेट। इसके कई सारे सबसेट्स होते हैं, डीप लर्निंग आता है उसमें। हाँ, ये आप प्लीज बताइए। हाँ। क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। Clear मशीन नहीं। लर्निंग, हाँ। एआई, ये बड़े ओवरलैपिंग से लर्निंग है सब। थोड़ा सा इसको तो जैसे मशीन लर्निंग यू कैन से इट इज़ अ पावर हाउस, एंड इस मशीन लर्निंग के कई सारे सबसेट्स हैं। वी हैव सबसेट्स लाइक डीप लर्निंग, वी हैव सबसेट लाइक रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब तो जेन एआई आ गया है, ठीक है। जेन एआई इन द सेंस जहाँ पे हम लोग का एआई जनरेटिव हो चुका है। इसके पहले हम लोग के कई सारे बॉट्स थे, और मैं चैट जीपीटी इज नॉट लाइक कि एकदम से आ गया है। इससे पहले भी कई जैसे बॉट्स थे, हाँ, कई सारे एल्गोरिदम थे। गैन एल्गोरिदम था, जनरेटिव एल्गोरिदम था, वो भी हम लोग के पास गया। और इनफैक्ट ये एआई पूरा अपने में ही एक पूरी ब्रांच है। पूरी ब्रांच है, हाँ। वो पूरे अपने में ही एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे मशीन प्रोसेस करता है लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड दैट इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद आपके पास वो एक्सपोज करता है उस सब चीज़ों को जो आपको रिक्वायर्ड है। एंड इट इज ट्रेनिंग ऑल्सो, मतलब अगर वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो ले भी रहा है। तो बेसिकली होता क्या है कि पहले जो लैंग्वेजेस होती थी वो आपने कुछ प्री डिफाइंड कैलकुलेशंस पे, इफ एल्स पे काम करके आपको रिस्पॉन्ड कर दी थी। बट जेन एआई में क्या हो गया है कि मैं बहुत हाई लेवल समझा रहा हूँ, और क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे, हाँ। तो जेन एआई अब जो टर्म बहुत आपको आइन हो गया है कि चैट जीपीटी आ गया, ये रिप्लेस कर देगा डेवलपर्स को, या ह्यूमन बीइंग को ही रिप्लेस कर देगा आने वाले टाइम में। और अब स्पेशल एआई करके एक कॉन्सेप्ट आ रहा है धीरे धीरे। ये बेसिकली अब वो सिस्टम बना दिया है जिसके अंदर आप जितनी इंफॉर्मेशन देते जाएंगे, मशीन खुद उससे सीख सीधे अपने आप को लर्न करता चला लर्न करती जाएगी। यानी कि आपने बहुत सारी कैट्स की फोटो दे दी और उसको एक नया कैट का फोटो दिखाया तो वो समझ जाएगा ये कैट है, डॉग नहीं। एंड इट कैन ऑल्सो जनरेट इमेज ऑल्सो। हाँ, राइट। हाँ, अब इसका जो बेसिक एल्गोरिदम है, इसका रिसर्च पेपर शायद 2016 या 17 में आया था, GAN करके आया था, जनरेटिव एल्गोरिदम करके। तो उसका रिसर्च पेपर मैंने पढ़ा था। सो विदाउट मैथ इट इज़ नथिंग। आप कुछ नहीं कर सकते हो इसमें। आपको कैलकुलस, स्टैटिक्स, ये सब कुछ आना चाहिए। यहाँ एक चीज़ मैं पीयूष, मैं समझता हूँ ये हमें ऑडियंस को थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि जो बच्चे मैथ्स में अच्छे नहीं हैं या जिनका मैथ्स कभी स्ट्रीम ही नहीं रहा वो डिसअपॉइंट हो जाए, ऐसा नहीं है। आप जेएनआईए में कर सकते हैं। आप कोई टूल सीख करके उसमें एक अच्छी करियर भी देख सकते हैं। जैसे आप पावर बीआई कर लें, या फिर आप एल्ट्रिक्स कर लें, या आप डेटा IQ, या इस तरह के और बहुत सारे टूल्स होते हैं। बट वो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ एक एज के बाद, एक समय के बाद जाके लिमिटेड हो जाएगी। आप लिमिटेड टू सिर्फ उस टूल के ही रोल के कॉन्सेप्ट सीखना आपको
बिल्कुल एक ओपन एरिया रहता है जहाँ पे आपकी कोई लिमिट नहीं रह जाती। अब जैसे आपके व्यूवर्स हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, इफ़ यू आर गोइंग फॉर मशीन लर्निंग एंड ऑल, सो आप एंड्रयू एनजी को पकड़ लो। ही इज़ ऑसम। वेरी ग्रेट टीचर, और उनका कोर्सेरा में कई सारा कोर्स आता है और फ्री भी आता है। फ्री आता है। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग का डोमेन का एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी दिया गया था फ्रॉम द डे वी ज्वाइन द कॉलेज। तो .edu डोमेन का होता है, जब भी आप कोई कॉलेज को ज्वाइन करते हो तो आपको एक ईमेल दिया जाता है वहाँ पे। तो उस edu डोमेन से आप कोर्सेरा के सारे कोर्सेज फ्री में पढ़ सकते हो। मतलब उनका ये अच्छा है कि if you are स्टूडेंट तो आपके लिए फ्री, यू हैव टू राइट डाउन कि आपका रीजन क्या है इस कोर्स को लेने का, दे विल अप्रूव। और आई थिंक उसमें कोई एफिलिएशन कॉलेज की जरूरत भी कॉलेज की नहीं कोई है। आपके पास edu डोमेन का एक ईमेल होना चाहिए, उससे आप लॉगिन करो कोर्सेरा में, और वहाँ पे आप मेरा जो पर्सनल कोर्स है वो डीप लर्निंग बाय एंड्रयू एनजी है। सो वो मेरा फेवरेट है। उसमें आपको सब कुछ वो कवर कर देंगे, जो भी आपको एआई के पर्सपेक्टिव से हाउ द एआई वर्क्स, वो सब कवर है। बट इंटरेस्टिंगली हम थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए कि हम मशीन लर्निंग यूज के बारे में बात करें, बट दैट्स रियली वेरी वर्थफुल टू नो अबाउट। इसके बारे में बात करनी ही पड़ेगी, इट इज टेकिंग ओवर द इंटरनेट। एग्जैक्टली। बट अभी आपके अगर जैसे कॉलेज के टाइप पे वापस आते हैं तो आपने और किस किस तरह के प्रोजेक्ट्स किए और उसका फायदा क्या दिखा आपको जॉब्स लेने में? सो इन सेकेंड ईयर हम लोगों ने एक चीज़ डेवलप की थी कि बच्चे जब इट वाज एंटी चीटिंग कोड। अच्छा। सो हम लोगों ने एक डिवाइस डेवलप की थी कि अगर कोई मोबाइल फ़ोन वगैरह लेके आता है एग्ज़ाम में, सो उनको कैसे स्टॉप किया जाए। कैसे करते थे? तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते थे हम लोग। अच्छा। हाँ, मतलब मुझे ना इलेक्ट्रॉनिक्स भी बहुत पसंद है। मुझे रोबोटिक्स वगैरह भी काफ़ी एक्साइट करता है कि ये मैकेनिकली बन कैसे रहा है। मतलब ऐसा तो एआई आप एल्गोरिदम कंप्यूटर में रन करोगे, इट इज़ ए सॉफ्टवेयर, बट हार्डवेयर कैसे रन कर रहा है, मुझे हार्डवेयर में भी काफ़ी रुचि थी बिगिनिंग से। तो हम लोग का जो प्रोजेक्ट था उसी तरफ इंक्लाइन था। ओवरऑल कैसे काम करता, मतलब क्या करते थे? क्या हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते थे। हम लोगों ने एक जिससे आप मच्छर नहीं मारते हो जिस चीज़ से, उसी टूल को लेकर के हम लोग ने उसमें कुछ सोल्डिंग की थी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती थी, और कोई भी फ़ोन अगर रखा हो इट विल बी डिस्ट्रॉयड, एवरी चिप विल बी डिस्ट्रॉयड। हाँ, और अच्छा, अगर आपने वो जो डिवाइस है अगर वो एग्जामिनेशन हॉल में लेके गए तो उसी का हम लोग स्केल अप कर दें उस चीज़ को। अच्छा। तो किसी भी तरीके की डिवाइस है, इधर 4G 3G 1G 2G, उसका हम लोग चिप सेट ही बंद कर देते थे। तो उसके वर्किंग मैकेनिज्म को ही आप उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे उसमें आपके प्रोसेसर्स लगे होते हैं। अच्छा। जब उसमें आप हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं फिजिक्स में वेव्स देंगे, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगा उसके अंदर चिप्स में करंट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाती है, और उसके कैपेसिटर फिर बर्न आउट हो जाते हैं। जैसे ही कैपेसिटर बर्न आउट होंगे, आपके सारे जो प्रोसेसर्स हैं वो बर्न आउट हो गए और आपका जो डिवाइस हो गया खत्म हो गया। सो इसकी वजह से बड़ा प्रेज मिला था हम लोगों को। एंड मेरे 2 टीम मेंबर्स जो थे वो आज अच्छे दोस्त भी हैं मेरे काफ़ी, उनका भी काफ़ी हेल्प था उसमें। तो आई विल कंसीडर देम ऑल्सो कि हम लोग भी काफ़ी अच्छी सक्सेस थी। वो सेकेंड ईयर में हम लोग जीते भी थे, प्राइज जीते थे। एंड थर्ड ईयर में मैंने अपने एक दोस्त के साथ, ही वाज लाइक ही इज़ बेस्ट फ्रेंड, सो उसके साथ एक प्रोजेक्ट बनाया, वो ब्लॉकचेन बेस्ड है। तो हम लोग ने वोटिंग मैकेनिज्म बनाया था ब्लॉकचेन पे कि घर बैठे वोट कैसे दे सकते हैं। अच्छा। तो हम लोग इसके ऊपर पूरा दिमाग लगाए थे और ERC-20 टोकन बनाया था। और लेकिन ये प्रोजेक्ट आपने बनाए हैं, कहीं आपने शेयर किया हुआ है? हाँ, मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स गिटहब पे हैं ये सब, और मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी हैं। अगर किसी को आपके व्यूअर्स में से जानना हो तो आई विल। तो अरे हम गिटहब का लिंक नीचे देना चाहिए। हाँ, आप दे सकते हो। हाँ, आई हैव टू ट्यूनिंग कि अभी वो किस वाले अकाउंट में, क्योंकि जैसे काफ़ी समय हो गया है, इट इज 7-6 years, सो आई कैन, बट मेरे वो पूरा एटलीस्ट एक आपने प्रोटोटाइप अगर वहाँ है पढ़ो एटलीस्ट आइडिया। एक प्रोजेक्ट है जिसका मेरा एक यूट्यूब वीडियो भी है, जिसमें मैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करता हूँ। मतलब मैंने वो एल्गोरिथम खुद के लैपटॉप पे ट्रेन किया था, एंड वो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करता था, लाइक यू हैव टू, आप ऐसे ग्लास दिखाओ ग्लास। एक मेरा और है, ये सीवी ओपन पे बनाए थे? हाँ, ओपन सी था, दिस वाज बिल्ड अप ऑन ओपन सी। एक मैंने चैटबॉट क्रिएट किया था विदाउट यूजिंग एनी API, उसको भी मैंने शायद गिटहब पे डाल रखा है। अच्छा। एंड उसके बारे में रिसर्च पेपर्स भी हैं। मतलब आई यूज्ड टू राइट ऑन मीडियम ऑल्सो, एंड देन आई यूज्ड टू क्रिएट द प्रोजेक्ट। मेरा पैरेलल ये 2 काम चलता तो चलिए आपका गिटहब का प्रोजेक्ट तो जरूर डाल देंगे जो हमारे ऑडियंस उनको इसको रिलेट कर पा रहे हैं, उन्हें कुछ सीखने में। हाँ, तो अगर आप इस तो मैं इसका फायदा आपको कॉर्पोरेट कोर्स में, हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप वहाँ में प्रोजेक्ट नहीं की,
ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है, लिटरली मैं बता रहा हूँ। और इनफैक्ट आपका पोर्टफोलियो भी कुछ रहेगा, कुछ इसलिए रहेगा ये ही। दिखाने की कुछ है ही नहीं। अब जैसे कोई मुझसे सिखा, जब आप 5 ईयर से अंदर रहते हो ना आईटी में, तो दे गो टू द कॉलेज स्टफ। हमेशा वो पूछते हैं कि कॉलेजिंग आपने कहाँ से किया, उसमें क्या किया, व्हाट वाज योर हॉबी और व्हाट यू डू एक्स्ट्रा देन दैट। सो उस सिनारियो में अगर आपने कुछ किया ही नहीं है कॉलेज में पूरे, तो ये बड़ी दिक्कत आ जाती है। फिर आपके पास कुछ रहेगा ही नहीं बोलने को, आप बना के कितना बोलोगे। लाइक समहाउ आपने बोला ओपन सीवी में बनाया है, अगर मैंने प्रोजेक्ट ही नहीं बनाया, आई डोंट नो व्हाट इज ओपन सीवी, राइट। बट मैं जानता हूँ श्योरली व्हाट इज ओपन सीवी एंड हाउ वी आर कैलकुलेटिंग द पिक्सल एंड ऑल, वो सब मैंने बनाया, तो मुझे पता है। आप फेक इट नहीं कर सकते हो, यू नहीं कर सकते, राइट। आप कितना झूठ बोलेंगे, क्योंकि जो आपका इंटरव्यू दे रहे हैं वो 10 साल के एक्सपीरियंस पे बैठे हुए हैं, वो उन चीज़ों को ट्राइड एंड टेस्टेड सब कर चुके हैं। कर लेते हैं वो लोग। हाँ, तो वो चीज़ बड़ा हेल्प आउट करती है आपको। जब कॉर्पोरेट में आते हो ना, तो आपको काम करने में मज़ा आता है। ये मैं बड़ा अच्छा रिलेट कर पा रहा हूँ। जब मैं अपने कॉलेज में था तो 2000 में के करीब कुछ 2002 या जो भी है, उस समय मैंने एक फेसबुक का प्रोजेक्ट बनाया था। उसमें फेसबुक बड़ा नया नया था उस समय, इनफैक्ट ऑर्कुट आया था, आई डोंट नो अभी तो ख़त्म ही हो गया। गूगल का एक इनिशिएटिव था, फिर फेसबुक आया था उसके बाद। तो फेसबुक का हमने कुछ प्रोटोटाइप बनाया था, बड़ा फनी सा था, बट ठीक है। बट ये ज़रूरी है बताना, ये मैं चाहता था कि प्रोजेक्ट पे काम करें। सिर्फ एकेडमिक्स में कॉलेज के टाइम में सिर्फ आप मार्क्स लेकर के आ जाएंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि भीड़ लगी हुई है पीछे, सभी मार्क्स लेकर के आए हैं। आपको एक प्रोजेक्ट अच्छा करना होगा, उसको गिटहब पे डालें, वो एक तरह से आपका पोर्टफोलियो बनाता है। क्योंकि जब भी कोई आपको इंटरव्यू लेने के लिए आ रहा है या आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो आप वहाँ प्रूव कर सकते हैं कि मैंने ये काम किया है, मैंने ये कोडिंग की है, या मैंने। और अगर आप फेक इट करोगे ना कि किसी किताब से क्लोन कर लिया प्रोजेक्ट को, एंड यू विल बी लाइक मैं चलो अपलोड कर देता हूँ तरफ से, दिक्कत ये है ना कि अगर एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में हो ना, वहाँ फंस जाओगे। हाँ, वो पूछ रहे व्हाई यू हैव क्रिएटेड, तो मुझसे अगर वो पूछे व्हाई यू हैव क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, तो मैं बोलूंगा कि आई वाज लीडिंग सम मशीन लर्निंग क्लब एंड ऑल। सो उनको प्रोजेक्ट बच्चों को दिखाने के लिए मैंने अपने लिए प्रोजेक्ट बनाया, मतलब उनको, मतलब मैं सिखा सकूँ कि हाउ द प्रोजेक्ट वी कैन बिल्ड। अच्छा, आप कॉलेज में पढ़ाते भी थे? हाँ, कॉलेज में मैं 4th ईयर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लब कई सारा। क्या क्लब था थोड़ा? तो देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ क्लब्स। सो मेरा जो फ्रेंड है उसने ब्लॉकचेन क्लब स्टार्ट किया था, एंड मैंने मशीन लर्निंग क्लब स्टार्ट किया था। एक और फ्रेंड ने एंटरप्रेन्योर क्लब स्टार्ट किया था, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट टाइप, ऐसे टाइप एनामी। तो वो उसको होल्ड करते थे सब लोग। तो अच्छा था कि मेरे जितने भी क्लोज में थे लोग, दे आर लीडिंग सम क्लब्स इन द कॉलेज। सो वो बहुत अच्छा लगा कि मेरा जो पूरा ग्रुप ही है वो एक एक क्लब को लीड कर रहा है। कोई डिजिटल मार्केटिंग क्लब को लीड कर रहा है, ऐसे था मतलब पूरा सिनेरियो। किसी के डिजिटल मार्केटिंग में प्रोफिशिएंसी है, सो दे आर लीडिंग दैट क्लब। किसी के इलेक्ट्रॉनिक में प्रोफिशिएंसी है, तो दे आर लीडिंग दैट क्लब। दिस ऑल थिंग वाज गवर्न्ड बाय आवर डायरेक्टर। तो उन्होंने बोला था 75 से ज़्यादा बैच मत बनाना तुम। एंड जब नए बच्चे आए थे, मुझे इतना याद है 2019 में फर्स्ट ईयर आया था, तो हम लोग के सारे क्लब को प्रेजेंटेशन देनी थी। सो मैंने अपने क्लब की प्रेजेंटेशन दी थी, एंड इट वाज वेरी नाइस। मेमोरेबल। हाँ, मेमोरेबल। उसको थोड़ा डिफाइन करूंगा। वी हैव ऑडिटोरियम जहाँ पे फर्स्ट ईयर के सारे नए बच्चे थे। तो हम लोग को समय दिया गया था पूरा 2 घंटे सारे प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने का, अपने क्लब करने से। तो हम लोगों ने, मतलब मैंने मशीन लर्निंग लीड किया, उसमें मशीन लर्निंग क्लब है मेरे क्लब। तो उस क्लब को मैंने ऐसा मतलब प्रेजेंट किया कि पहले ही डे में सबसे ज्यादा एंट्री मेरे क्लब में थी। अच्छा, मतलब आपने बताया कि क्या पढ़ाएंगे और यस, लाइक मैंने उन लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट कर दिया। राइस की सब सुंदर पिचाई इंडिया आए हुए थे एट द टाइम, एंड ही हैज सेड दैट इफ यू आर नॉट डूइंग मशीन लर्निंग यू कांट डू एनीथिंग, ऐसे टाइप के उन्होंने स्टेटमेंट्स दिया था। सो उन सब चीज़ों से पिक आउट करके मैंने प्रेजेंटेशन बनाई थी, और मैंने बच्चों को बताया कि मशीन लर्निंग इज नीड टू टेक एवरीथिंग। मतलब आगे चल के AI ही है, हम लोग सिंगुलैरिटी, अगर पता नहीं बेवल्स आपके टेक्निकल एस्पेक्ट्स में जानना चाहेंगे तो बताऊंगा। लाइक वी आर हेडिंग टुवर्ड सिंगुलैरिटी इन द टर्म्स ऑफ मशीन लर्निंग। आने वाला युग भी पूरी तरह से दोस्तों सिर्फ AI का ही होने वाला है। आप एक्सेप्ट करें या ना करें, एक समय आएगा कि आपको, चाहे आप IT से हैं या नहीं, आपको IT की लिटरेसी कंपलसरी हो जाएगी। जैसे आजकल के टाइम में मुझे याद है कि हमारे जब बचपन के टाइम में जब कंप्यूटर इतना फेमस नहीं हुआ करता था, तब हम सोचते थे कि चलो हम कोई नहीं, हम CA कर लेंगे तो क्या ज़रूरत है कंप्यूटर, यहाँ से मेडिकल करेंगे। लेकिन आज वो सीन नहीं है। आप कुछ भी करने, आप
इनफैक्ट आप किराना स्टोर में भी आप देखें, आपको टैली और ये सब नहीं आता तो आप पिछड़ जाएंगे ना कहीं मोर और लेस आपको आईटी गोइंग टू सीखनी हो रही है। एआई इज गोइंग टू इम्पैक्ट यू ऑन डेली बेसिस। आपके मोबाइल फोन में भी आई है जेमिनाई, और अगर आप सीरी यूज़ करते हो, एप्पल यूज़ करते हो, तो उसमें एआई। और मुझे लगता है कि दोस्तों हमारा जो सर्किल है ये बहुत मैटर करता है। जैसे पीयूष भी बताए बोल रहे थे कि इनका जो ग्रुप था वो सब कोई ना कोई एक टीम लीड कर रहा था, तो ये बहुत क्रूशियल हो जाता है। पता है, जैसे आप लोगों से मिलते हैं, जैसा आपका सर्कल बनाते हैं, वही आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, आप एग्जैक्टली वही हो जाते हैं, राइट। तो हमें बहुत क्रूशियल है ये, आई वॉन्ट से कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स रियली क्रूशियल कि आपका सर्कल बहुत अच्छा होना चाहिए। दोस्त, आपकी बातचीत करने के लोग, जो जिनसे भी आप बात व्यवहार करते हैं, इनसे ही आपका फोकस डिटरमाइन होता है, आपका पाथ डिटरमाइन होता है, आपका फ्यूचर डिटरमाइन होता है। अच्छा, कॉलेज की हमने बहुत बातें की, आपके एक्सपीरियंसेस सीखे, सॉरी अच्छा, कॉलेज की हमने बहुत सारी बातें की, आपके एक्सपीरियंसेस जाने, और आप किस तरह से पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों में भी इन्वॉल्व रहे हैं। बड़ा मतलब इंस्पायरिंग है जानना। इसके बाद हम थोड़ा सा आपके कॉर्पोरेट एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करेंगे। तो कैसे एक्सपीरियंस रहा, कितना अभी तक आपका एक्सपीरियंस टोटल हो चुका है, और कितनी कंपनी आपने देखी है? तो मेरा टोटल वर्क एक्सपीरियंस 4 years एंड अबव हो चुका है। मेरा जो टेक स्टैक था, इट वाज क्वाइट इंक्लाइन टुवर्ड जावा एंड आई मीन कोडिंग नहीं ज़्यादा इंक्लाइन। शुरू से ही आपने जावा ही जावा हाँ पिकअप किया, क्योंकि कॉलेज में मेरा कुछ एक्सपीरियंस था जावा में डोमेन में, एंड आई रियली लाइक दिस लैंग्वेज की। बस वैसे आपने पाइथन और जावा हाँ, पाइथन जावा दोनों, तो मुझे जावा भी अच्छी लगती है, पाइथन भी, बट पाइथन है सम लाइक इट इज़ लिमिटेड। जावा में हम लोग को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी मिलती है, इसमें अगर आपको प्रोजेक्ट डिप्लॉय करना हो दैट इज़ वेरी इजी इन जावा। वहीं से मैंने करियर स्टार्ट किया। इन पास्ट 4 year में आई हैव स्विच 3 कंपनीज। अच्छा, तो कम टाइम में इतनी ज़्यादा कंपनी स्विच करने का क्या रीज़न रहा? मतलब फोर्सफुली रहा है, या कोई रीज़न था, या आपकी कोई स्ट्रेटजी का पार्ट था, ऐसा क्या? फोर्स नहीं था, मतलब आई मीन इसको नहीं इंक्लूड करूँगा इसमें। जब मैंने स्टार्ट किया था एमएनसी का जो भी वर्क कल्चर था, इट वाज वेरी गुड, जो मेरा बिगिनिंग वाला कंपनी था। अच्छा, सबसे पहले जब आप हाँ, वो भी अच्छा था। इट वाज आल्सो ए गुड एमएनसी मैं कहूँगा। तो वहाँ भी मुझे क्लाइंट का एक्सपोजर मिला, लाइक 1 year वी आर एंटर ट्रेस, एंड उसके बाद उन लोगों ने मुझे अच्छे प्रोजेक्ट में डिप्लॉय किया। सो बिगेस्ट प्लेयर था इंश्योरेंस डोमेन में, जिसमें मेरा प्रोजेक्ट था। मतलब सबसे पहली कंपनी थी, उसके बारे में बता रहा हूँ। एंड पोस्ट दैट, बट वहाँ पे वर्कलोड बढ़ गया बहुत। अच्छा, मेरे लिए नया भी था, एंड ये भी होता है कि आप 2 years तो कहीं रहो और उसके बाद स्विच करो अगर आपको करियर प्रोग्रेशन करना है, और मेनली अगर पैकेज इंक्रीज करना है तो यू हैव टू डू ए स्विच। पैकेज स्विच आपका इस रीज़न से था कि पैकेज को इंक्रीज करना है, एंड समहाउ अब मुझे जितना सीखना था सीख लिया, समझे। अब जो मतलब होता है ना कि वर्क आप कर रहे हो कहीं पे, अगर वो रिपीटेटिव होने लग जाए ना, इट्स टाइम टू स्विच। एक यहाँ पे मेरा क्वेश्चन बनता है कि जैसे जो आजकल के फ्रेशर हैं उसको आप थोड़ा सा गाइड करिए कि कई बार वो सोचते हैं कि नहीं, मैं कम से कम 3 साल 4 साल एक कंपनी में निकालूँ, उसके बाद स्विच करूँगा, और उसकी वजह से वो पता चलता है कि उसी काम को रिपीटेटिव कर रहे हैं, कुछ नया नहीं सीख पा रहे। तो यहाँ क्या चीज़ उन्हें ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए? उन्हें नया सीखने की अगर पोटेंशियल खत्म हो गया है तो कंपनी स्विच कर लें, या ये सही है सोचना कि उनको 3 साल एटलीस्ट रुकना चाहिए? मेरा तो देखिए मानना है कि यू लाइक इफ यू आर ए फ्रेशर एंड यू हैव जॉइंड सम कंपनी, सो यू हैव टू स्विच विद इन 2 years। जो कंपनी का आप काम कर चुके हैं उनका नाम अगर आपको बताने लिखना हो तो, सो कंपनी कौन सी थी आपकी? प्रीवियस कंपनी मैं एसेंचर को इंक्लूड करूंगा, एंड सेकंड वन ब्रिकरेड करके थी। So, पहला आपका जो कैंपस के थ्रू सिलेक्शन हुआ था वो एक्सेंचर में हुआ? एसेंचर में, वेरी गुड कंपनी। यस यस। सो वी वर फ्रेशर्स देयर, सो वहाँ से मैंने बिगिनिंग की, और 6 month हम लोग की ट्रेनिंग रही, साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट में भी डिप्लॉय कर दिया गया। सो एक तो आपको ये भी चैलेंज रहता है, आपको मतलब चीज़ों को सीखना होता है। मतलब जब आप नए रहते हो ना, एंड इन सब एमएसएस में क्या होता है कि जो सीनियर्स होते हैं दे हैव देयर ओन वर्क, तो वो आपको गाइडेंस में ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, तो आपको अपने आप से लर्निंग करनी होती है बिगिनिंग में। तो कुछ लोग तो वहाँ घबरा जाते हैं बिगिनिंग, जब उनको स्टोरीज असाइन करते हैं काम करने के लिए, या फिर कोई टास्क असाइन करते हैं काम करने के लिए, तो वो लोग फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं बिगिनिंग में। सो ऐसा कुछ हुआ, वहाँ पे स्ट्रगल रहा। आफ्टर 6 month एवरीथिंग वाज स्मूथ। देन फिर मैं नए प्रोजेक्ट में चला गया, एंड नए प्रोजेक्ट में काफ़ी काम करना पड़ता था एक्चुअली। हाँ, वो लाइव एप्लीकेशन था,
और उसके बाद मैंने वहाँ से स्विच किया और एक नोएडा, मुझे एनसीआर में जॉब चाहिए थी, तो नोएडा में मैंने एक कंपनी ज्वाइन की एंड वहाँ पे भी एक्सपीरियंस ठीक था, जैसा था। बट इन दैट कंपनी दे हैव डिप्लॉयड मी इन सम अनदर स्टेट सो मच। तो मेरा एक रीज़न है कि आई वांट टू बी हियर इन गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर, अगर मैं काम भी कर रहा हूँ तो। यहाँ रहना ज़्यादा, मतलब ये शहर ज़्यादा अच्छा लगता है या कुछ और पर्सनल नहीं, ये होता है कि फैमिली से? फैमिली से आना जाना ज़्यादा रहता है। अच्छा, तो यहाँ से इजी रहता है। यहाँ से जैसे वहाँ से आप एकोमोडेट नहीं कर पाओगे, आपको फ्लाइट्स करानी पड़ेंगी एंड ऑल, दिस इज़ वेरी इकोनॉमिकली हेक्टिक हो जाता है। अब हाँ, मतलब कई बार ऐसा होता है कि बैंगलोर या इस तरह हैदराबाद अगर पोस्टिंग हो जाए तो थोड़ा, हम जैसे नॉर्थ के हैं तो हमें ट्रैवल करना इतना फ्रीक्वेंट हो रह जाता। अच्छी बात ये है कि जो मेरा पूरा जो सर्कल है, ग्रुप वो कॉलेज का था, वो दे आर वर्किंग हेयर इन एनसीआर। तो आप अपने दोस्तों को छोड़ कर कौन कहीं नहीं आ जाएगा। अब आपके दोस्त दिल्ली एनसीआर में वीडियो कॉल करते हैं, आजा भाई आजा भाई, तो अच्छा नहीं लगता है, बल्कि तो चलो। अब मतलब मेरा डिप्लॉयमेंट वहाँ हुआ था महाराष्ट्र में किसी क्लाइंट में, मेरे पिछले कंपनी से। सो बिकॉज ऑफ दैट आई हैव स्विच्ड। अच्छा, आपको स्विच करना पड़ा। फॉर्चुनेटली एक अच्छी जगह पे हूँ। अभी आपने जैसे इतने स्विचेस किए और 4 स्विचेस आपके हुए, 3 टोटल, 3 टोटल स्विच हुए, तो यहाँ पे आप आज के यंगस्टर्स को जो नए अपने कॉलेज से निकल करके नए नए कंपनीज में जा रहे हैं, उनको क्या अपनी तरफ से सीख देना चाहेंगे? क्या चीज़ उनको यहाँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, क्योंकि उनके लिए सब कुछ नया है, वो भी कॉलेज वाली लाइफ से बिल्कुल कॉर्पोरेट में जाते हैं, तो उन्हें क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अक्सर गलतियाँ कर देते हैं और उन्हें ध्यान रखनी चाहिए? उनको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए, किसी एक टेक स्टैक पे तो आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। आपको अगर अपने आप को सेल आउट करना है, लाइक अगर आप पाइथन के लिए जा रहे हैं, गो ऑल इन, मतलब फिर आप कुछ और डोमेन में जाओ ही मत। अगर आप जावा के लिए जा रहे हो तो 2 3 4 ईयर्स, इवन आई एम ऑल्सो इंटरमीडिएट लेवल यू कैन से, तो 3 4 ईयर्स तो आप अपने आप को एक जगह तो एक टेक स्टैक पे दो। जैसे मैं जावा को दे रहा हूँ, अब मैं लर्निंग में हूँ राइट नाउ। ऐसा नहीं है कि आई एम वेरी ग्रेट डेवलपर और मुझे सब आता है जावा का, आई एम ऑल्सो इन लर्निंग स्टेज, यू ऑल्सो। बट ये है कि आप शुरुआत से एक टेक स्टैक को पकड़ के चलो, यंगस्टर्स को मैं कहूँगा, और उसमें कोर नॉलेज आपकी होनी चाहिए, ताकि कोई चीज़ आपको पूछे उसके बारे में तो आप अच्छे से उस चीज़ को एक्सप्लेनेशन दे दो। दूसरा, ये जो नए टेक्नोलॉजीज आ रही है लाइक क्लाउड एंड डेवऑप्स इंजीनियर एंड ऑल, सो इसमें भी आप थोड़ा सा रुचि रखो, अपना रुझान रखो, अगर आप डेवलपर हो, क्योंकि मैं उसी के एस्पेक्ट से बता पाऊंगा, एंड डेवलपर। सो यही है, आप बिगिनिंग से एक टेक्नोलॉजी पकड़ो और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो आफ्टर ऑफिस आवर्स ऑल्सो। लाइक ऑफिस में तो आप काम कर ही रहे हो, ऑफिस के बाद भी उस चीज़ पे वर्कआउट करो। टेक्निकल स्किल्स के अलावा कुछ सॉफ्ट स्किल्स भी आपको लगती हैं जो ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है? सॉफ्ट स्किल्स इन द सेंस कि यू हैव टू बी ए गुड कम्युनिकेटर एंड अच्छा। आपको बोलने आना चाहिए और बोलने से ज़्यादा सुनने आना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव लिसनर। लाइक अगर ऑफिस में मीटिंग चल रही है तो ऐसा नहीं है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सो आई शुड लॉग आउट, और मैंने अपना टास्क अपडेट दे दिया तो मैं दूसरे क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं रहना चाहिए। यू हैव टू बी लाइक एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन देयर, मतलब एक ओनरशिप होनी चाहिए और एक टीम प्लेयर की टीम प्लेयर की तरह कि अच्छा पर्सन एक्स क्या काम कर रहा है, पर्सन वाई क्या काम कर रहा है, अगर मेरा काम हो गया सो बी हेल्पफुल इन दैट, क्योंकि अगर आप हेल्पफुल होगे तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। बहुत ज़्यादा इंटरफेयरिंग भी ना हो आप, लेकिन ये है कि अगर किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत है आप तो आप खड़े भी रहें। हाँ, अब जैसे मैं क्विकली एक चीज़ बताना चाहूँगा इसमें कि वेन एवर आई गेट टू डिप्लॉय न्यू प्रोजेक्ट इन माई करेंट कंपनी ऑल्सो, सो एज अ डेवलपर हम लोग को बिजनेस के बारे में उतना जानने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। बट मेरे तरफ से कोशिश क्या रहता है कि मेरी जो बीए है वो जर्मनी से है करेंटली मेरे करंट प्रोजेक्ट में। सो उन्होंने मुझसे पूछा कि पीयूष यू वांट लाइक बिजनेस एस्पेक्ट को ही आप लोगों को जानना है, वी आर द न्यू डेवलपर्स इन दैट प्रोजेक्ट। तो दूसरे डेवलपर तो मना कर रहे थे, पर मैंने इसलिए बोला कि ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा समझ पाना कि ये जो पर्टिकुलर मॉड्यूल मैं बना रहा हूँ क्यों बना रहा हूँ, वाई रीज़न। अच्छा, तो अभी हमने ऐसे टेक्निकल आपने बताया और सॉफ्ट स्किल्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने एक फंक्शनल स्किल की भी बात की, क्यों बेसिकली मैं जो न्यू कमर हैं या जो नए हैं वो बता देते हैं कि फंक्शनल स्किल्स कि आप जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं वो किस पर, कोई टूल अगर डिज़ाइन कर रहे हैं तो किस पर्पस के लिए डिज़ाइन Yes, purpose, yes. है ना, तो वो उसकी फंक्शनैलिटी क्या है। जैसे टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो अकाउंटिंग इज़ द फंक्शनल एरिया, राइट। तो इस तरह से फंक्शनल एरिया, बैंकिंग से रिलेटेड कई फंक्शनल एरियाज, इस तरह के जो भी डोमेन आपका है वो जानना कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब ये आप कई, जैसे आजकल एक
ट्रेंड है, लोग सोचते हैं कि मैं टेक्निकली एक्सपर्ट हो गया बट मेरा सारा काम हो गया बस। हाँ, बट ये नहीं होना चाहिए, यू नो, लाइक अगर मैं फ्रेशर्स को बताऊँ ना, तो जो डेवलपर्स होते हैं दे आर जस्ट 30 और 50% ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस। अच्छा। आप बस एक टूल क्रिएट कर रहे हो, बिजनेस नहीं क्रिएट कर रहे हो, तो आपका काम सिर्फ देखो, पर्सनल व्यू से तो मैं बोलूँगा आप अपना काम करके लॉग आउट मार दो, दैट्स ऑल। बट इफ़ यू आर न्यू इन द प्रोजेक्ट, यू हैव टू नो द रीज़न कि वाई वी आर बिल्डिंग दिस पर्टिकुलर फीचर, वाई वी आर बिल्डिंग दिस पर्टिकुलर पेज, या मैं ये एपीआईज क्यों लिख रहा हूँ, या फिर मैं बैकएंड क्यों डेवलप कर रहा हूँ, फ्रंट एंड क्यों डेवलप कर रहा हूँ। तो भाई मैं तो मांग लेता हूँ, मतलब मैं अपने दिए से बोल देता हूँ कि ये न्यू डेवलपर, आप मेरे साथ एक आवर का सेशन तो एक बार शेड्यूल कर लो, जिसमें आप मुझे बिजनेस समझा दो कि आप लोग कर क्या रहे हो। और इससे कहीं ना कहीं हमें उस टूल को डेवलप करने में ही, मुझे उसके एसेंस को समझने में, उसका बिजनेस प्रोस्पेक्टिव समझने में एक कनेक्ट फील होता है ज़्यादा, आप उसको करें। हाँ, अच्छा, उसको आप जब काम करोगे ना, तो आपको पर्पस समझ में आएगा, लाइक वी आर डेवलपिंग दिस पर्टिकुलर फीचर और बटन जो भी मैं बना रहा हूँ, तो क्यों बना रहा हूँ, उसके पीछे की रीजन समझ में आएगा कि वाई दिस इज द रीजन, कि अच्छा यूआई यूएक्स ये डिमांड है, तो क्यों डिमांड है, तो बिजनेस समझो। मैं थोड़ा सा पीयूष की बात को इलाबरेट करूंगा कि होता क्या है कि कई बार एमएनसीज में या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में आप किसी एक सर्टेन फीचर पे डाल दिए जाते हैं काम करने के लिए, और हमें एक्चुअल में पता नहीं होता कि ये फीचर क्या कर रहा है। लेकिन जब आप पूरे एक ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव को समझते हैं, उसके बिजनेस पर्पस को समझते हैं, तो आप इजीली कनेक्ट कर पाते हैं कि उस टूल का या उस सेगमेंट का जिस पे आप काम कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है। वो इस तरह से आपकी एक फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है, डेवलप करे थे। जो आपको सिर्फ उस प्रोजेक्ट और उस कंपनी के लिए लिमिट नहीं करता, आपके उस नॉलेज को वो थ्रू आउट आपकी करियर में किसी भी कंपनी में आप जाएं, अगर उस डोमेन पे दोबारा काम करते हो तो आप इजीली रिलेट कर पाते हो उस चीज़ को। और हाँ, ये भी है ना कि जब आप नेक्स्ट कंपनी में जाओगे और दे इंटरव्यू यू, सो आप वहाँ पे एक तो एनओसी साइन होती है कि आप क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हो, मैं भी नहीं दे सकता हूँ, यहाँ भी नहीं दे सकता हूँ, बट दे वांट टू लाइक नो व्हाट इज योर क्लाइंट डूइंग, लाइक आपका क्लाइंट का पर्पस क्या था करने का। सो तो वहाँ पे आप ब्लैंक आउट ना हो जाओ, लाइक आई एम डेवलपर एंड आई वाज जस्ट टेकिंग द स्टोरीज एंड आई वाज जस्ट क्रिएटिंग द फीचर, बट आई डोंट नो व्हाट इज द बिजनेस। सो उस सिनारियो में आपको इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है कि आप बिजनेस तो जान लो एटलीस्ट, कि अच्छा मेरा ये पर्टिकुलर मॉड्यूल था एंड वी वर क्रिएटिंग सम सॉफ्टवेयर फॉर इंश्योरेंस वुमेन और बैंकिंग वुमेन, ऐसे करके आप बता सकते हैं। तो एक तरह से ओवरऑल आपसे मुझे बात करती है, एक जो क्रक्स हमारा निकल के आ रहा है, हाँ। उसको थोड़ा मैं समअप करना चाहूँगा अपने ऑडियंस के लिए भी, कि आपको ऑलराउंडर रहना हमेशा बहुत ज़रूरी है। आप अगर पढ़ने में अच्छे हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं कि मार्क्स के लिए पढ़ें, आप ओवरऑल कंसेप्ट पे काम करें। अगर आप सिर्फ पढ़ने में अच्छे हैं तो भी नहीं काम चलेगा, थोड़ा बहुत आप खेलने कूदने में भी, सोशल होने में भी ज़रूर इन्वॉल्व रहें। इसी तरह से जब आप अपने कॉर्पोरेट एक्सपीरियंसेस में आते हैं, वहाँ पे आप कोई नई स्किल सेट पे काम करना शुरू करते हैं, तो उस स्किल सेट में टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स दोनों को ही, इनफैक्ट फंक्शनल स्किल्स सबको ही इंक्लूड करें। कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा सब में से कुछ ना कुछ सीखें। यस। ये तो हमने एक्सपीरियंसेस की बात की आपके। कुछ ऐसा चैलेंज बताना चाहते हैं जो इस आपके 3 या 4 साल के एक्सपीरियंस में आपने फेस किया हो और आपको बड़ा हीरोइक फील हुआ हो, यार ये मैंने किया, ये कुछ अचीव था। हाँ, कभी ऐसा हुआ? ये मैंने जब मैं अपने पहली कंपनी में था, तो उस समय एक हीरोइक टास्क हुआ था, मतलब मेरे साथ। तो उन लोगों ने, मतलब दे वर ट्राइंग टू क्रिएट सम पाइपलाइंस एंड ऑल, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, हम लोग CI/CD पाइपलाइन खोलते हैं। दे वर हैविंग रिसर्च अबाउट दैट कि ये करना सही है या नहीं है। तो समय पास काम नहीं था, आई हैव लाइक वाज नॉट बुक फॉर एनी वर्क एट दैट टाइम। तो मैंने उन्होंने तो बोला कि हाँ, मैं इस पर रिसर्च करके मैं एक सैम्पल आप लोग के लिए बना सकता हूँ। वॉलेंटरली आपने? वॉलेंटली अपनी तरफ से उस चीज़ की ओनरशिप ली मैंने। एंड फिर मेरे मैनेजर ने बोला कि यार, मतलब तुम अभी डिवोर्स में हो नहीं, यू आर जावा, बट हाउ यू आर गोइंग टू डू। तो मैंने बोला कि आई कैन डू। सीरियस हम एक तरह से चैलेंज की तरह लिए, जबकि आपने कुछ किया। मैं जानता नहीं था उसके बारे में, ये क्लाउड से कैसे कीज को फेच करते हैं, या फिर क्लाउड पे इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, या फिर कैसे डिप्लॉयमेंट होती है, मतलब कंटिन्यूअसली कैसे फाइल्स हो, ये सब। तो वो सारी चीज़ों को मैं लर्न आउट किया 2 या 3 डेज में। इवन दो उन लोगों ने मुझे शायद 1 मंथ का दिया था टाइम इस पे, अच्छा। कि बोला आपको हम दूसरी स्टोरीज भी देंगे, पर अभी आपको ये जो ये वाला वीक है आप इसमें एक्सपेंड कर दो, और इसके अगले वीक से आप स्टोरीज लेना दूसरी, और उस पर आप कर सकते हो, ठीक है। तो प्रायोरिटी में उनके था इस बकेट में, बट देवर लाइक कि 1 मंथ में इसको लॉन्च करेंगे। तो पर मैंने उसको 2 या 3 या 4 डेज में ही सेटअप कर लिया, एंड AWS इन्वायरमेंट अप्रूव कराया। इफ़ यू आर इन MNC आपको अप्रूवल चाहिए रहता है ऊपर से, तो अप्रूव करा करके सब सिस्टम वगैरह सेटअप किए, एंड आई वाज सक्सेसफुली डिप्लॉयड दैट पर्टिकुलर थिंग इन विद इन अ वीक।
सो मेरा क्लाइंट बड़ा हैप्पी था उस समय. सो ही हैज़ लाइक कनेक्टेड विथ मी पर्सनली एंड प्रेज मी अबाउट लाइक एंड रिवॉर्ड सेक्शंस होते हैं, उन्होंने रिवॉर्ड किया, अपलॉस किया. सो इट वाज ग्रेट कि ये हीरोइक काम मैंने किया है. अगर ये काम कर लिया आपने, पहले कभी नहीं हो कैसा है क्लाउड पे CI/CD पाइपलाइन को? आई वॉज नॉट इवन नोइंग व्हाट इज AWS क्लाउड और इसके क्या मॉड्यूल्स होते हैं और ये अच्छा. लेकिन जब मैंने इसको वॉलंटरली लिया सो मेरा हैंड्स ऑन हो गया AWS पे. और AWS इज वेरी ग्रेट स्किल अगर आपके पास है. करेंटली आई एम ऑल्सो लर्निंग इट राइट नो. अच्छा. करेंटली मैं उसको पढ़ भी रहा हूँ. और आपके पास एक क्लाउड तो होना चाहिए, एज्योर, GCP, AWS. तो उसमें AWS जो मेरे तो उसके मेरा भी ज़्यादा फोकस रहा है बिगिनिंग से ही और अभी भी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप नए हों कॉर्पोरेट्स में या इनफैक्ट आपको एक्सपीरियंस भी हो गया हो तो ओनरशिप आपको हमेशा लेने के लिए रेडी रहना चाहिए. ये इससे आपकी एक आपका डेडिकेशन भी दिखाता है और आपकी कमिटमेंट भी लोगों को रिफ्लेक्ट होती है कि आप कितने सिंसियरली अपने काम करने के लिए तैयार रहते हैं. सोसाइटी में जैसे आपने बहुत बचपन से ही, छोटे से ही बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, तो उसमें जो सोसाइटी को गिविंग बैक वाली जो फिलॉसफी है, इस पे आपका क्या टेक है? आप क्या हमारे ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? सो मेरा इस पे टेक ये है कि या यू शुड टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ऐसा नहीं है कि आपका जो जीवन है वो आपके ही तक सीमित रहना चाहिए कि दिस इज माई गोल एंड आई हैव टू अचीव दिस थिंग. नॉट एवरीथिंग इज अबाउट मी एंड मी. मतलब ऐसा रहना चाहिए कि अगर आप एक तरीके से जब स्टेबल हो जाओ अपने जीवन में तो कोशिश ये करो कि अकेले ऊपर मत जाओ, लोगों को लेके चलो. मतलब मेरा ये आइडियोलॉजी है कि बहुत तेज भागने से भी कुछ मिलने वाला अंत में है नहीं. तो जब आप एक तरीके से जब बहुत ज़्यादा अपने पे मी फोकस्ड हो जाते हो तो जब नीचे या पीछे कभी मुड़ के देखते हो तो कोई रहता नहीं है उस समय आपके पास. तो बहुत ज़्यादा भागने का प्रयास मत करो अपने जीवन में. जब आप एक स्टेबल जगह पे पहुंच जाओ, अगर कोई आपको अप्रोच कर रहा है कि ही वॉन्ट्स टू बी हेल्प्ड आउट और यहाँ पे उसको हेल्प की ज़रूरत है, ट्राई टू डू दैट. लेकिन कई बार कॉर्पोरेट्स में, खासकर कॉर्पोरेट्स में, ऐसा एंजाइटी या ऐसा फियर होता है लोगों को कि अगर मैंने अपनी नॉलेज इसको बता दी कि ये मेरा कॉम्पिटिटर बन देगा. ऐसा आपको नहीं लगता? कभी मेरा ये भी बचपन से भी था. कुछ जैसे मैं पढ़ाई में तो थोड़ा ठीक था, जैसा मेरा फीडबैक है खुद को लेकर के. सो बिफोर एग्जामिनेशन माई फ्रेंड कम्स टू मी एंड आई यूज टू एक्सप्लेन एवरी स्टेप इन डिटेल. मेरे अंदर ये नहीं था कि मेरे नंबर ही ज़्यादा आने चाहिए. भाई कॉलेज में तो आई टोटली एग्री, हम भी करते थे. तो हमसे बन पड़ा, हमने सिखा दिया, या हम उनके पास चले गए तो अपना फ्रेंड सर्किल ऐसा था. बट कॉर्पोरेट में चीज़ें बहुत कैलकुलेटिव होती. तो वहाँ पे अक्सर लोग देखे हैं मैंने कि जो अपनी नॉलेज शेयर नहीं करते या बताना नहीं चाहते. तो ऐसा फियर कभी आपको नहीं लगता है? मुझे नहीं, मैं जितना शेयर करता हूँ बढ़ता है. यहाँ मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा. एक बड़ी की थिंग्स जो इन्होंने भी बोला कि चीज़ें शेयर करने से बढ़ती हैं और मुझे अच्छा लगता है. तो मुझे क्या लगता है ना कि आपकी लाइफ की जो फिलॉसफी है ना वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए. और जब आपकी लाइफ की फिलॉसफी यानी जीने का तरीका आपका क्लियर है ना, तो आपको कभी भी इन छोटी मोटी चीज़ों से डर नहीं लगेगा कि कोई आपसे आगे बढ़ गया तो क्या, किसी को ज़्यादा पैसे मिल गए तो क्या. राइट, करेक्ट. कई बार लोग इसलिए डरते हैं ना क्योंकि वो बहुत बहुत लॉन्ग विजन देख नहीं पाते, वो छोटा छोटा देखते हैं, पीसेस में देखते हैं. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी फिलॉसफी को क्लियर रखें, जीने का तरीका आपका क्लियर होना चाहिए. मेरा ये नहीं है कि मैं कोई रेस नहीं कर रहा हूँ किसी से. मैं रेस नहीं कर रहा हूँ, ना मैं रेस में लगा हुआ हूँ. आप मुझसे बात करोगे, आपके लिए जो बेहतर होगा उससे बेहतरीन करूँगा मैं आपके लिए. अगर आप 1 दोगे तो मैं 10 दूंगा. मेरा मतलब बचपन से ही सिनारियो. आई यूज्ड टू लाइक हेल्प एवरीवन. और कहीं ना कहीं बैक इन द माइंड ये भी है ना कि अगर मैं कुछ अच्छा दे रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है, सीख रहा हाँ, हूँ. भाई इसके लिए तो ये भी है ना, मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती किसी से. लाइक अगर मैंने आपको हेल्प आउट कर दिया, मेरे किसी फ्रेंड ने बोला कि भाई ऐसा है, ये काम है, मैं विदाउट एक्सपेक्टेशन करता हूँ उसके लिए. मतलब हाँ चलो ये काम है, मैं कर दे रहा हूँ. और मेरा ये नहीं है कि मुझे अगर आपसे हेल्प चाहिए और आपने नहीं दिया और अगली बार फिर आप मुझसे हेल्प ले रहे हो, तो मेरा वो पर्सनालिटी नहीं इतना चेंज होता है. मुझे लगता है हाँ चलो आप नहीं दे पा रहे हो, दिस इज योर. लेकिन इस तरह के लोग ज़्यादा यूज हो जाते हैं. हाँ यूज होते हैं, दे आर लाइक बी यूज. पर आप 1-2 बार देखो व्यक्ति का इंटेंशन कैसा है, देन यू कैन डिलीट दैट नोट फ्रॉम योर लाइफ. अगर जब कोई एक्स्ट्रा ही यूज कर रहा है, नीदर ही स्पेंडिंग टाइम विथ यू और बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टली ओरिएंटेड है और आपसे, तो 1-2 बार ही लगता है इस चीज़ को समझने में. उसके बाद आप फिल्टर आउट कर लो कि हाँ ही इज़ नॉट गुड फॉर मी और हु इज़ नॉट गुड फॉर यू. तो
उतना तो चलता है, उतना तो आपको बच के रहना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा सीधे पे सर काट दिए जाते हैं और बहुत ज़्यादा आप एक ही, अगर आपको आगे बढ़ना है तो बहुत ज़्यादा सीधे पेड़ बनने की जरूरत नहीं है। एंड आई वॉज नॉट वेरी सीधा पेड़ मतलब बिगिनिंग से नहीं हूँ सीधा पेड़। आप स्मार्ट हो, बट ये है कि आप समाज के लिए डेडिकेटेड। डेडिकेटेड मेरा ये है कि थोड़ा बिगर एस्पेक्ट में चीज़ों को देखता हूँ कि मेरे लिए ये सब चीज़ें छोटी है, ये कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बस इनफैक्ट जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो आपको जिस तरह से अपने गोल बड़े रखने होंगे, उसी तरह से आपको अपना विजन भी बड़ा रखना होगा। गोल और विजन कई बार लोग ओवरलैप करते हैं और चीज़ों को एक ही समझ लेते हैं, बट कॉन्सेप्चुअली दे आर डिफरेंट थिंग्स। गोल आपको कहाँ पहुँचना है, विजन आपको किस स्टैंडर्ड्स को लेकर के आगे पहुँचना है, तो वो दोनों चीज़ें बड़ी होनी चाहिए आपकी लाइफ में। अच्छा, आप किताबों से कितना इंस्पायर रहते हैं? किताबें पढ़ने का शौक है आपको? हाँ, तो मैंने किताबें तो पढ़ी हैं कई सारी। एंड आई वॉज लाइक इंक्लाइन टुवर्ड फाइनेंस, मतलब फाइनेंशियल नॉलेज मैं अपनी काफ़ी इंक्रीज़ करता रहता हूँ टाइम टू टाइम। और जैसे शेयर मार्केट्स हो गया या फिर हाउ टू इन्वेस्ट इन, और जैसे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मैंने पढ़ी हुई है, वॉरेन बफेट वे पढ़ा हुआ है। फाइनेंशियल पर्पस से तो ये सब चीज़ें पढ़ी हुई है। एंड फिलोसफिकल पर्पस से आई रियली लाइक स्वामी विवेकानंद फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। उनसे बहुत इंस्पायर हूँ तो मैंने उनकी एक दो किताबों की समरी सुनी है, एंड एक कुंडलिनी मैंने पढ़ी भी है, उनकी स्पेशलाइज्ड है। सो समहाउ आई कनेक्ट विथ हिम। एंड ये लोग मेरे मतलब स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन इनकी तरफ जाता है। कोई की थिंग्स जो आपको की इमीडिएट याद आती हो, स्पॉन्टेनियस, कुछ बताना चाहें उनके बारे में? की थिंग जैसे स्वामी विवेकानंद को एक अक्षर में नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता है, या फिर किसी भी पर्सनालिटी को एक अक्षर में नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता, बट आई रियली लाइक आर्ट ऑफ स्पीच। अच्छा, उनके बोलने का जो तरीका। एक विवेकानंद की आपने ज़रूर सुना होगा, वो तो उनकी पहली स्पीच शिकागो में थी, सॉरी। तो वो इंटरनेशनल उनकी पहली स्पीच थी। उन्होंने उससे पहले कभी इस लेवल पे स्पीच दी नहीं थी। तो जब उनका नंबर आया तो उनके हाथ पैर कांपने लग गए थे, लेकिन उन्होंने बस आंख बंद की, अपने गुरु का ध्यान स्वामी परमानंद जी का, रामकृष्ण परमहंस जी का ध्यान किया, और स्टेज पे जब उन्होंने बोलना शुरू किया, ये मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ अपने नाना नानी से और फिर दादा दादी से, कि जब विवेकानंद ने बोलना शुरू किया तो जैसे शैनशिक टाइम में कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो गाय उनके पीछे दौड़ने लगती थी, चलने लगती थी, उसी तरह से लोग मंत्रमुग्ध हो गए। और जब उन्होंने अपनी स्पीच शुरू की तो उनका पहला वर्ड था माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और इस पे इतनी देर तक तालियां बनी थी कि ये एक बहुत ही गजब का। और एक हम लोग के आज नरेंद्र मोदी जी भी जी मेरे भाई और बहनों बोलते हैं, जहाँ पर इंस्पायर्ड ही इज आल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम, स्वामी विवेकानंद, ही वाज ग्रेट। मुझे लगता है इनके बारे में जितना पढ़ा जाए, स्वामी, आज की यूथ को बहुत ज़रूरत है उनके बारे में पढ़ने की और उनको सीखने की और उनको अपना एज अ रोल मॉडल खड़ा करने की। वरना आजकल का यूथ तो आई डोंट नो, अब मैं उस तरफ इस डिस्कशन को नहीं ले जाना चाहता, बट आजकल का यूथ जो है वो अपने हीरोज ही कैसे चूज कर रहा है, वो ही देख करके बड़ा अजीब लगता है। लाइक दे आर फॉलिंग इनटू ट्रैप। एग्जैक्टली। अगर मतलब उनको तो कुछ भी दिखा दो, लाइक 14 साल 12 साल इन सब की उम्र में आदमी को क्या ही समझ में आ रहा है, तो उनको कुछ भी दिखा दो तो कुछ भी देख करके दे हाइप्ड अप अबाउट दैट थिंग। अभी जैसे सोसाइटी में होता है ना, फोमो क्रिएट हो चुका है कई सारा, इनके जनरेशन में ज़्यादा है। लाइक आई एम ऑल्सो इन दैट जनरेशन, बट मैं थोड़ा सा अपने से अपने ही जनरेशन से जनरेशनल गैप डील करता हूँ। मेरे अंदर फोमो नहीं है किसी चीज़ का, क्योंकि पहले भी ऐसा कुछ नहीं कि सोसाइटी में चीज़ें गलत बुरी नहीं थी, एंटरटेनमेंट में गंदगी थी, लेकिन अब मैं बोलता हूँ कि अब गंदगी ही एंटरटेनमेंट हो गया। जितना गंदा बोल सकते हैं, दिखा सकते हैं, या कर सकते हैं, तो वो एक पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट माना जाता है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा पीयूष आपसे बात करके, इतना इंटरटेनिंग और इतना इन्फॉर्मेटिव रहा आपसे बात करना, और मुझे लगता है हमारे ऑडियंस को भी ज़रूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।